हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दुष्यंत कुमार। ये है आपकी आरो भाग 1 11वीं की पुस्तक है उसमें, और इसके जीवन परिचय के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले भी मैंने सारे जीवन परिचय जिससे पहले वाले थे सारे करवा दिए हैं। जिसने नहीं देखे हैं वो देख लेना, सारे जीवन परिचय मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, और तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस पर चर्चा होती रहेगी। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए साए में धूप। तो ये साए में धूप रचना है दुष्यंत कुमार की। इसमें इन्होंने कहा है कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, आग जलनी चाहिए। मतलब कि ये है विद्रोही भावना का इसमें व्यक्त किया गया। विद्रोही भावना व्यक्त हुई है कि जो भी अत्याचार शोषण हो रहा है उनके विरुद्ध आवाज़ उठाओ। अब देखेंगे आप जन्म के बारे में थोड़ा सा विवाद है, जैसे हर कवियों के लेखकों के बारे में होता रहा है, तो इनमें भी तो यहाँ ध्यान देखेंगे कि जन्म इनका हुआ था 27 सितंबर 1931 में। तो कई पुस्तकों में 27 सितंबर 1931 दिया है, और कई पुस्तकों में यानी NCERT में दिया गया है सन 1933 राजपुर नवादा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि अगर एग्जाम में आ जाए तो हम क्या करें। तो आपको सबसे पहली बात तो आपको दोनों ही याद रखने हैं। ठीक है, अब विकल्प वाली जो परीक्षा आएंगी यानी जिसमें आपके ऑप्शन आते हैं, जिसमें HTET है, KVS, NVS, DSSS भी है। ठीक है, तो उनमें तो आप क्या करोगे, दोनों को ये आ जाए तो इसको कर देना, ये आ जाए तो इसको करना। अब मैं बात करती हूँ HPSC PGT जो सब्जेक्टिव पेपर देने जा रहे अभ्यर्थी, तो सब्जेक्टिव पेपर वाले ये डेट ये वैसे याद उनको ये भी रखनी है, ये भी है ना कि मतलब हो सकता है कोई और भी परीक्षा आप दो आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आपको लिखित में ये लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि NCERT ने इसे दर्शाया है। और आप सभी जानते हैं कि जब हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में NCERT दिया गया है, तो हम NCERT यानी कि जो HPSC NCERT का ही मान्य करेंगे, और हम दावा भी NCERT का ही कर सकते हैं। तो लिखित परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी इसको लिखेंगे। बाकी जो विकल्प की परीक्षा वहाँ तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ होगा, वहाँ आपको बस हाँ, लेकिन ऐसा है कि दोनों एक साथ विकल्प में कभी नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये दोनों याद रखेंगे। अब प्रमुख रचनाएं की बात करते हैं। सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे में, साए में धूप, जलते हुए वन का वसंत, ये है इनकी काव्य। काव्य का मतलब होता है कविताएं। ठीक है, यहाँ से लेकर आप हेडिंग बनाएंगे काव्य की। तो काव्य के अंतर्गत आप लिखेंगे सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साए में धूप, जलते हुए वन का वसंत। तो ये 4 आप काव्य में लिखेंगे। ठीक है, बाकी जो विकल्प वाली परीक्षा देंगे उनके पास ऑलरेडी विकल्प होगा, अपना चयन कर सकते हैं। एक कंठ विश्वाई गीति नाट्य 1963 में लिखा गया था। एक कंठ विश्वाई गीति नाट्य मतलब ऐसे नाट्य हैं लेकिन लय के द्वारा, गीत के द्वारा इसे गाया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी, क्या है इनके उपन्यास हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, 2 आपके उपन्यास रहेंगे। तो उपन्यास आप लिखेंगे छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी। ठीक है, गीति नाट्य एक ही है, कंठ विश्वाई गीति नाट्य है। वैसे इनकी रचनाएं और भी ज़्यादा हैं, तो ऐसा नहीं है कि इनमें यही हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, वो यही है। ये आप याद रखेंगे। एक बार याद नहीं होता है तो 2-3 बार आप वीडियो को देख लें और अच्छी प्रकार से याद कर लें। देखेंगे सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे में, साए में धूप बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में पूछी गई है। साए में धूप, सूर्य, जलते वन का वसंत, ये है काव्य। एक कंठ विश्वाई भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में ये रचना भी पूछी गई। तो ये गीति नाट्य 1963 में लिखा गया था। छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, ये क्या है आपको दोहरी जिंदगी उपन्यास है। तो इस प्रकार से उपन्यास की हेडिंग बनानी है, इसमें काव्य की, एक गीति नाट्य की हेडिंग बनानी है जो लिखित परीक्षा दे रहे हैं।
इसकी PDF मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। अब आपके मन में होगा कि ये पुस्तक तो मैम हमारे पास है, इसमें कि हम PDF की क्या आवश्यकता है। तो इसलिए आवश्यकता है कि कुछ मैं एक बार बार बोलती हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ, एक एक तथ्य आपके नंबर दिलाएगा और एक एक तथ्य आपके नंबर कटवाएगा। अब वो कटवाएगा कैसे? अगर आप दूसरे हमारे अभ्यर्थी ने पूरा अच्छी प्रकार से लिखा है तो उसके ज़्यादा नंबर मिलेंगे। अब आप जो NCERT ने सिर्फ दिया वही लिखोगे तो जाहिर सी बात है आपके नंबर कम मिलने ही मिलने। ये नहीं कह रही कि आपके नेगेटिव में चले जाएंगे और नंबर कटेंगे, लेकिन आपको नंबर कम मिलेंगे तो वो कटने वाली बात हो जाती है। तो आपके पाठ्यक्रम में स्पष्ट लिखा गया है कि हम पोस्ट ग्रेजुएट तक का पूछ सकते हैं, यानी MA स्तर का पूछ सकते हैं। तो आपको तैयारी भी MA स्तर की करनी होगी, क्योंकि तो इसलिए मैं बहुत सी पुस्तकें पढ़ के आपके लिए डाटा इकट्ठा करके लेके आती हूँ, ताकि आप अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकें। और तथ्य वाइज आपको लिखना ही लिखना है, और क्या लिखना है क्या छोड़ना है ये आप पे डिपेंड है। मतलब अच्छा लिखना है, ये नहीं कि आपने लिख दिया वो इतना बड़ी रामायण लिख दी और आपको उस बात का कोई औचित्य ना है, तो ऐसा नहीं लिखना है। तो आगे देखेंगे, दुष्यंत कुमार साहित्यिक, अब मृत्यु 1 मिनट है, माफ़ी चाहती हूँ, मृत्यु 30 दिसंबर 1975 को इनकी मृत्यु हुई थी। NCERT ने 30 दिसंबर नहीं दर्शाया था, इसलिए मैंने अपने हस्तलिखित से, मैंने अपने हाथों के द्वारा इसे लिखा है 30 दिसंबर 1975 को। ये बात भी याद रखनी है कि समकालीन कविता क्या थे, समकालीन कविता के कवि थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन इलाहाबाद में आरंभ हुआ था। साहित्यिक यानी साहित्य की शुरुआत इन्होंने इलाहाबाद में की थी। ऐसा नहीं कि भी इनका जीवन इलाहाबाद में शुरुआत है, ऐसा नहीं है। ये साहित्यिक जीवन, साहित्य की शुरुआत वहाँ से की थी। वहाँ की साहित्यिक संस्था का नाम क्या है? परिमल। साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठी में वे सक्रिय रूप से भाग लेते थे। तो ये लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको लिखनी ही लिखनी है। वहाँ की साहित्यिक संस्था परिमल और गोष्ठी में सक्रिय रूप से भाग लेते थे, ये याद रखें। नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े रहे। अब नए पत्ते महत्वपूर्ण, यानी जो पत्र था नए पत्ते, ये इसके साथ भी जुड़े रहे। तो ये 2 लाइनें हो गई, ये आपको लिखनी ही लिखनी। आजीविका के लिए आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश, आजीविका के लिए आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में काम किया। तो ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाई जब आपकी आजीविका होती है, तो अब मान लीजिए कल आप HPSC PGT में आपका सिलेक्शन हो जाता है या असिस्टेंट प्रोफेसर में हो जाता है, तो वो आपकी आजीविका है, और कल आप भी अच्छे लेखक बन जाएंगे और आपका जीवन परिचय लिखा जाएगा। तो आपने कहाँ कहाँ कार्य किया, ये आपका भी, मतलब जो आने वाली पीढ़ी ये आपकी भी याद रखेगी। ये HPSC में आपका इस समय सिलेक्शन हुआ, ये वहाँ आपने कार्य किया, तो ये याद रखेंगे। आजीविका हमारे ज़िंदगी का अभिन्न अंग होती है। कि मुझे तो जहाँ तक लग रहा है सभी कोई भी हमारे आजीविका के लिए लोग हमें जानते हैं, वरना हमारी पहचान गुमनाम हो जाती है। आजीविका के लिए आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश राजभाषा विभाग में काम किया। अल्पायु में इनका देहावसान हो गया है, तो ये तो आपको पता ही है। जब 1933 में या 31 में भी इनका जन्म हुआ, तो 1975 में इनकी मृत्यु हुई। तो ये लगभग 43-44 साल तक ही रह पाए हैं। जैसे महत्वपूर्ण पत्र में राजभाषा जुड़े रहे, तो इनका अल्पायु में देहावसान, किंतु एक छोटे से साहित्यिक उपलब्धि कुछ छोटी नहीं है। मतलब इनका जीवन इतना छोटा था और फिर भी ये इतने प्रसिद्ध हो गए, तो ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। गजल के एक मिनट, गजल की विद्या को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का अकेले श्रेय दुष्यंत को ही जाता है। मतलब कि औरों ने कविताएं लिखी, कहानियां लिखी, नाटक लिखे, उपन्यास लिखे, लेकिन दुष्यंत कुमार ने क्या लिखी है? गजल लिखी हैं। तो गजलें आपने सुनी होगी, जैसे कितनी एक सॉन्ग की तरह होती है गजलें। वो गाने में बहुत मज़ा आता है और पढ़ने में भी आता है, आनंद आता है। हम मज़ा तो नहीं कहेंगे, आनंद कहेंगे। गाने में बड़ा आनंद आता है, सुनने में बड़ा आनंद आता है। इनके कई शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक जमावट में लोकोक्ति दोहराए जाते हैं। मतलब कि जैसे आपने देखा लोक भाषा की कुछ लोकोक्तियाँ होती हैं जो हमारे जनजीवन में गाई जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, उन्हीं उसी प्रकार इनके कई शेर, यानी गज़लों में क्या होते हैं? शेर होते हैं। साहित्य के राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। लोकोक्तियाँ क्या होती हैं? लोगों द्वारा उक्ति, यानी लोगों द्वारा कही गई। अब ये वाला शेर नहीं है कि वो शेर जंगल वाला शेर खा रहे। शेर का मतलब जैसे नहीं अपने
बोला जाता है ना, शेर बोलते हैं कई आपस में मनोरंजन के लिए, वो वाले शेर है। साहित्यिक गुणवत्ता से समझौता न करते हुए विदुषी ने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए थे। ठीक है। एक कंठ विश्वाई शीर्षक गीति नाट्य एक महत्वपूर्ण प्रशंसित कृति है। तो ये लाइनें भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें आप याद रखेंगे और लिखेंगे। अब जो एचटेट की परीक्षा दे रहे हैं केवीएस की, तो उनके लिए तो विकल्प मिलेंगे, तो वो भी। अब ये वीडियो किसके लिए महत्वपूर्ण है? बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, तो केवीएस हो चाहे DSSS एनवीएस पीजीटी या फिर एचटेट एचपीएससी पीजीटी, यानी पीजीटी वाले अभ्यर्थियों के लिए तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्या है, एनसीईआरटी 11वीं 12वीं की पुस्तकें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें क्या है, संपूर्ण पाठ्यक्रम आपका करवाया जा रहा है, जिसमें आपकी व्याकरण साहित्य एनसीईआरटी रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं और टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैं चैनल के नीचे दे दूँगी, या फिर अबाउट में जाकर भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से जुड़े आप, और ये पीडीएफ वहाँ शेयर कर दूँगी। आपके मन में होगा कि मैम ये तो है हमारे पास, तो एक बार बोले एक तथ्य महत्वपूर्ण, आगे और भी आएंगे। मैं 4-5 तथ्य आपके लिए हर बार लेके आती हूँ। कुछ लाइनें जो एनसीईआरटी ने दर्शाई है, तो मैं पुस्तकें पढ़ती हूँ इनसे संबंधित, और वो आपके लिए इकट्ठा करती हूँ ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकें। या दुष्यंत जी की गज़लें दी गई, इनकी गज़ल साये में धूप से ली गई है। अब यहाँ देखिए, ये जो गज़लें दी गई हैं एनसीईआरटी में, जो गज़लें दी गई है आपकी 11वीं की पुस्तक में, तो ये गज़लें कहाँ से ली गई? तो ये गज़लें ली गई है साये में धूप गज़ल संग्रह, यानी संग्रह का मतलब होता है जैसे कविता संग्रह, कहानी संग्रह। तो मतलब उसमें बहुत सारी कविताएं होती है या फिर बहुत सारी कहानियां होती है, एक से ज़्यादा। ये नहीं कि मतलब कि एक से ज़्यादा नहीं, 2 होते ही वो क्या होता है, संग्रह हो जाता है। तो यहाँ गज़ल संग्रह साये में धूप में क्या है, इनकी गज़लें हैं, वो मतलब एक से ज़्यादा किसमें गज़लें हैं, को इकट्ठा किया गया है। तो इनको याद रखें, गज़ल संग्रह साये में धूप से ली गई। तो ये लाइनें भी बड़ी महत्वपूर्ण है। वैसे आप काफ़ी प्रतिभाशाली हो, आपने हो सकता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हो जिन्होंने PhD कर रखी हैं, जो मेरे से भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो आप समझदार हैं, कुछ पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी लाइनें हमें छोड़नी है और कौन सी लिखनी है। ठीक है, गज़लों में शीर्षक देने से कोई चलन नहीं, इसलिए यहाँ कोई शीर्षक नहीं दिया गया। मतलब कि ये इस लाइन का मतलब है कि जैसे गज़ल लिखते हैं ना, तो जैसे कहानी है, कविता है, हर चीज़ का एक शीर्षक होता है। ठीक, लेकिन गज़लों का एक नियम है कि इसमें कोई शीर्षक देने की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए यहाँ भी शीर्षक नहीं दिया गया है। ठीक है, गज़ल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मल है और स्वतंत्र होते हैं। मतलब कि अपने आप में आज़ाद है। भी मान ले एक से 2 लाइनें यहाँ लिख दी, 2 लाइनें, ये जरूरी नहीं कि इन दोनों का सामंजस्य होना, कोई ज़रूरी नहीं। ये अपने आप में स्वतंत्र है, ये अपने आप में स्वतंत्र है। जैसे आप पढ़ते हो ना महाकाव्य, खंड काव्य, तो महाकाव्य में जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे नायक की शुरू की जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा विवरण होता है। लेकिन खंड काव्य में कोई ज़रूरी नहीं है। खंड काव्य में क्या होता है, किसी एक दृष्टि पर, मान लीजिए कोई स्वतंत्रता सेनानी है, तो उसकी सिर्फ उसमें आज़ादी से संबंधित जो लड़ाई होंगी वही होगी खंड काव्य। लेकिन महाकाव्य, अगर हम किसी स्वतंत्रता सेनानी पर महाकाव्य लिख रहे हैं, तो उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक का वर्णन हमें करना होगा, संपूर्ण जीवन का। तो उसी प्रकार गज़लें हैं खंड काव्य की तरह, ये अपने आप में स्वतंत्र है, एक से दूसरे से जुड़ा हुआ कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा, और होता है तो जुड़ता, तो कोई उसमें दिक्कत वाली बात भी नहीं होती। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं रहती। इसके बावजूद 2 चीज़ें ऐसी इन शेरों को आपस में गूंथकर एक रचना का शकल देती है। मतलब कि ये नहीं कि मैं आपस में दरकार नहीं, ये आपस में इकट्ठा पढ़ा जाए, ये अपने आप में स्वतंत्र है। लेकिन जो इन शेरों को आपस में गूंथकर एक रचना का शकल देती है, एक रूप स्तर पर तुक का निर्वाह, मतलब कि जैसे इनके लय तुक ये आपस में मिलने होते हैं। ठीक है, तभी तो ये पढ़ी जाएंगी, यानी गीत की तरह। अंतर्वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह होता है। मतलब इसकी अंतर्वस्तु यानी जो इसका लक्ष्य होता है, इसमें मिजाज का निर्वाह होता है, अपना एक मजा होता है, अपना एक स्वभाव होता है, यानी कुछ कोई ना कोई इनके का लक्ष्य होता है।
कोई भी चीज़ लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, तो जैसे आप पढ़ रहे हो तो भी आपका क्या पढ़ने का, एक तो आपका ज्ञान प्राप्ति का पढ़ना मकसद है, दूसरा क्या है आपका मनोरंजन है। अगर कुछ भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, मान लीजिए कोई कहानी पढ़ रहे हो, नाटक पढ़ रहे हो, तो वहाँ क्या है, आपको एक तो ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, दूसरा क्या हो रहा है, आपका मनोरंजन भी हो रहा है आपका, ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है। ये नहीं आप अब ये पढ़ रहे हो, मान लीजिए आप ये देख रहे हो, तो आपका मतलब क्या है, एक तो सबसे पहले तो आपको नौकरी प्राप्त करना है, ये बात वास्तविकता है। हो सकता है कि कोई अभ्यर्थी नहीं, मुझे तो ज्ञान लेना, भाई अकेले ज्ञान के लिए कोई नहीं पढ़ता, ये कटु सत्य है कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नौकरी, उसके बाद हमको हमें ज्ञान, क्योंकि ज्ञान मिलेगा तभी तो हमें नौकरी मिलेगी, ठीक है। तो एक जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पहले शेर की दोनों पंक्तियाँ तुक मिलता है, यानी दो पंक्तियाँ हैं तो दोनों शेरों में, देने दो शेर है तो दोनों पंक्तियों में क्या तुक मिलता है, यानी तुक मतलब लय, एक दूसरे से जुड़े हुए। उसके बाद सभी शेरों दूसरी पंक्ति में तुक का निर्वाह होता है। आमतौर पर गजल के शेरों में केंद्रीय भाव होना जरूरी नहीं है, यानी आमतौर पर जो गजल है उनका केंद्रीय भाव होना जरूरी नहीं है, लेकिन आगे क्या है, लेकिन जहाँ पूरी गजल एक खास मनस्थिति में लिखी जानी पड़ती है, मतलब कि उनमें केंद्रीय भाव होना जरूरी नहीं है। केंद्रीय भाव मतलब कि सभी शेरों का एक मकसद होना जरूरी नहीं, अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन पूरी गजल एक खास मनस्थिति में लिखी जान पड़ती है। मतलब एक खास मनस्थिति मतलब कि कुछ न कुछ संदेश, खास मनस्थिति का मतलब होता है हर लेखक का अपना अपना एक लक्ष्य होता है, एक मंजिल होती है, वही लोगों को मैं इस गज़ल के माध्यम से ये संदेश दे रहा हूँ, ठीक है। बिना उद्देश्य के कोई चीज़ नहीं बनती है। राजनीति और समाज में कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने भाव एक तरह से गजल का केंद्रीय भाव सूत्र बन गया। अब यहाँ देखेंगे राजनीति और समाज में कुछ चल रहा है, यानी राजनीति में जो राजनेता है, जो हमारी सरकार है, राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है, यानी जो कुछ उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश की मान्यता देने का भाव एक तरह से गजल का केंद्रीय सूत्र बन गया है। मतलब जो ये गजल लिखी गई है इसमें क्या है, राजनीति में क्या चल रहा है, यानी सरकार में क्या चल रहा है उसे खारिज करने। अब सरकार क्या है, ये कटु सत्य है, सब अपना भला चाहते हैं, अपने उन्नति के लिए आते हैं, अपने पैसे कमाने के लिए आते हैं। से उन्हें क्या, पहले तो वोट जब लेते हैं तो उन्हें छोटी छोटी क्या है, बड़े बड़े प्रलोभन दिए जाते हैं, और क्या है, हमारे जैसे सामान्य जनजीवन के लोग मान भी लेते हैं, जैसे अब में हमारी इतनी बड़ी भर्ती आएगी, अभी भी हो रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर की आएगी, ये आएगी, वो आएगी, आपको शिक्षा के होगा, स्वास्थ्य दिया जाएगा, हॉस्पिटल खोले जाएंगे, तो आम जनजीवन से प्रभावित होकर उनसे वोट देता है। बाद में किसी को कोई लेना देना नहीं होता, अपनी अपनी सरकार चलाते हैं। तो वही बात है खारिज करने, तो इन्होंने जो है दुष्यंत कुमार ने ये गज़लें लिखी है, इन्होंने खारिज किया है, भाई इस सरकार का क्या बहिष्कार किया है, प्रताड़ना दी है, कि उन्हें याद दिलाया कि आपने जो वोट मांगे तो आपने क्या है, क्या 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 प्रलोभन दी थी सरकार को, अब आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो एक तरह से उन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से सरकार का क्या है, बहिष्कार किया है। तो विकल्प की तलाश मान्यता देने का भाव एक तरह गजल का केंद्रीय सूत्र बन गया है, मतलब कि ये मान्यता देनी कि लोगों की जो समस्याएं हैं, जो हमारे जनजीवन में जो समस्याएं हैं, जिन समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, जो दैनिक जीवन की जो ज़रूरतें वो भी पूरी नहीं हो रही है, तो इनका एक सरकार को उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करवाया कि आप क्या कर रहे हो, लोगों की तरफ ध्यान दो, इनकी दैनिक जनजीवन की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो रही है, तब आपने इतने बड़े बड़े वादे किए थे, अब आपने कुछ नहीं किया। तो इस प्रकार से इनका केंद्रीय भाव है। इस प्रकार दुष्यंत की गज़ल हिंदी गज़ल का सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है। तो क्या है, अब क्या है, ये एक बात है, अगर आप गहराई से सोचें तो गज़लें हिंदी में बहुत कम गज़लें लिखी गई हैं, क्योंकि गज़लें ज़्यादातर उर्दू में लिखी जाती है। लेकिन दुष्यंत कुमार ने क्या है, ये साबित कर दिया, ये दर्शाया है कि गज़लें सिर्फ उर्दू में नहीं हिंदी में भी लिखी जा सकती हैं। इस प्रकार दुष्यंत की ये गज़ल हिंदी गज़ल का एक सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है। तो क्या दिखाया गया कि जो एक गज़ल थी ये उर्दू में लिखी गई थी, लेकिन बाद में दुष्यंत कुमार ने इसे क्या है, हिंदी में भी गज़ल लिखी है, सुंदर नमूना। तो यहाँ मैंने कुछ तथ्य आपके लिए लिखे हैं जो कि आपके एनसीईआरटी ने नहीं दिए थे, मुझे लग रहा था कि ये ज़रूरी है, तो मैंने, वैसे आपकी मर्जी, अगर आप नहीं लिखना चाहो, लेकिन मैं आपको ये सलाह जरूर दूंगी कि ये देखो हमारे माता कल, अब देखिए जो बड़ा खिलाड़ी मान लीजिए नीरज चोपड़ा, तो उसके बार बार जैसे परीक्षा में आता है हरियाणा जी की में,
अब ये पूछ रहे हो कि पिता का क्या नाम है, उसकी माता जी का क्या नाम है, किस गांव से है, अरे किस राज्य से है। तो ये बात महत्वपूर्ण, जो प्रसिद्ध जो होते हैं, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे लेखक हो, चाहे कोई नेता हो, जैसे प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी, इसी प्रकार कोई भी जिन्होंने अपने जीवन में ख्याति प्राप्त की है, तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो मेरी ये अपने निजी और व्यक्तिगत सलाह है कि आप इसे याद करें, लिख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, मानना है ना मानना। तो देखिए पिता का नाम क्या है, भगवत सराय है, भगवत सहाय है, माफ़ी चाहती हूँ, भगवत सहाय। पिता का नाम है भगवत सहाय दुष्यंत कुमार का। और माता जी का नाम क्या है, राम किशोरी देवी। पिता का नाम है भगवत सहाय, माता का नाम है राम किशोरी देवी, और पत्नी का नाम है राजेश्वरी कौशिक। ये कौशिक है भाई से, ठीक है, कौशिक है, कौशिक याद करेंगे। पत्नी का नाम है राजेश्वरी कौशिक, पिता का नाम भगवत सहाय, माता का नाम राम किशोरी देवी। 10वीं कक्षा में इन्होंने लिखना आरंभ किया था, हालांकि एनसीईआरटी ने नहीं बताया है, तो किसी पुस्तक में दिया था, मैंने इसको आपके लिए लेकर आई हूँ। 10वीं कक्षा में इन्होंने लिखना आरंभ किया था। अब ये लाइनें बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्यों है, क्योंकि ये इनकी साए में धूप जो गज़लों का संग्रह, ये काफ़ी प्रसिद्ध है और बार बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसलिए इसको आप याद रखेंगे। ये हो सकता है ये पूछ लिया जाए, आप ये इसमें तो लिखना ही लिखना है आपने। एसपीएससी में अगर आपका आ जाता है जीवन परिचय इसका, तो लिखना ही लिखना है। अगर वो हो सकता है इसमें कुछ व्याख्या आ जाए तो वहाँ भी आपने लिखना है, इसका सारांश आ जाए तो भी आपको लिखना है, और इसके प्रश्न उत्तर आ जाए तो भी आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो एक मैं बात आपको याद दिला देती हूँ कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये आपके मन में ये होगा कि मैम जीवन परिचय ही करवा रही है, सिर्फ जीवन परिचय नहीं करवा रही हूँ। अगर ये जीवन परिचय के माध्यम से मान लीजिए आपने कुछ नहीं पढ़ा और इसका जीवन परिचय पढ़ा, तो इसका सारांश आ जाए तो भी आप लिख सकते हो, क्योंकि ये जो भाषा शैली है, ये सारे टॉपिक ये लिख सकते हो। अगर इनकी व्याख्या आ जाए और आपने नहीं पढ़ी है तो भी आप लिख सकते हो, क्योंकि एक तो आपको पता चल गया गज़लें कौन सी, उपन्यास, तो उसमें आप जोड़ तोड़ के लिख लेंगे। प्रश्न उत्तर भी हम संपूर्ण पाठ्यक्रम करेंगे, ऐसा नहीं है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम नहीं करेंगे, हम संपूर्ण एचपीएससी का पाठ्यक्रम, प्रश्न उत्तर भी है आपके, व्याकरण भी है, साहित्य, सब कुछ करेंगे, लेकिन क्रमबद्ध रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। 1975 में, सन 1975 में गज़ल संग्रह साए में धूप प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1975। और ये क्या है? गज़ल संग्रह, ठीक है। इतना है। अगर आप एस्टेट की तैयारी करना चाहते हैं, यानी आपके कोई जानकार है, आपके भाई बहन है, तो आपके दोस्त है, तो उनको शेयर कर देना। एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी की हम निःशुल्क तैयारी करेंगे। इसमें क्या, ई महाराष्ट्र का भी आपका पेपर आने वाला है जल्द ही, महाराष्ट्र की भी यहीं पर तैयारी हो जाएगी, क्योंकि एक पंथ दो काज वाली बात है, साहित्य, व्याकरण वही टॉपिक है, वही संज्ञा सर्वनाम विशेषण होते हैं। इसके साथ ही वही आदिकाल भक्तिकाल, थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो जैसे ही हमारी डेट घोषित होगी किसी भी एग्जाम की, तो हम फिर उस पर ध्यान केंद्रित कर लेंगे, ठीक है। तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे ऐसे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, घंटी वाला निशान दबाना ना भूलना, क्योंकि जब घंटी वाला निशान दबाओगे तब भी मैं वीडियो डालूंगी, आप तक उचित समय पर पहुँच जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि सारी तैयारी आपकी निःशुल्क करवाई जा रही है। अब चैनल के अबाउट में जाकर टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि मैं इसमें आपके जो भी शिक्षा से संबंधित, आपके जो पाठ्यक्रम से संबंधित डाटा है वो शेयर करती रहती हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।